हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का शरीर होता है, उसमें सांस लेने के लिए हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, फिर वो फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों के बाद जो है बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो उस पूरी प्रोसेस के बारे में आज के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 7 है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज में। और ये इस प्लेलिस्ट का 19वां वीडियो है जिसमें हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि श्वसन तंत्र है क्या, ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है यूटिलाइज में आते हैं, उपयोग में आते हैं, या इसके भाग कौन कौन से। उसके बाद हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, आगे क्या क्या पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है कि श्वसन तंत्र है क्या, मैं कैसे इसके बारे में पढ़ूं, इसके बारे में जब जानूंगा तभी पढ़ूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, सामान्य से हम समझते हैं, फिर परिभाषा पे जाएंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का होता है भैया पाचन। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हो, आप प्रोटीन का, आप फैट का, आप वसा का, किसी भी चीज का आप सेवन कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन एक अलग सिस्टम होता है, या जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र, उसके अंतर्गत आता है। तो जो पचा हुआ भोजन होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि पाचन के बाद जो है ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जो है ये ऊर्जा कब देगा हमारे शरीर को, या इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। यानी कि पाचन, हमारा जो शरीर में जो भोजन गया है उसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होगा, कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, उसके बाद ही क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। और एनर्जी के साथ साथ में कुछ सब टॉपिक, सब प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऐसे प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा पे हम आते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, वो हमारे शरीर में बन गया। अब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जो श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक H2O यानी कि पानी बनता है, और साथ में क्या बनता है, एनर्जी बनती है। ठीक है। तो ये क्या कह रही है परिभाषा, कि श्वसन एक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हो रहा है ग्लूकोज का, और ऊर्जा प्रदान यानी कि एनर्जी हमारे शरीर को देने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि ग्लूकोज जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसके टूटने से सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, और CO2 गैस जो है वहां पर क्या होती है, मुक्त होती हैं, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो इसको हम डायरेक्टली समझते हैं, इतनी जो कठिन परिभाषा होती है उसको तोड़ के अगर हम समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हो, अगर ये हमने समझ लिया तो सिस्टम के बारे में हमें समझ में आ जाएगा। तो जब हम भोजन का सेवन करते हैं या भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उस खाने का पाचन होने के बाद जब उससे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा बनाने का काम श्वसन तंत्र करता है, और उस भोजन का या कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीडेशन करने का काम भी कौन करता है, श्वसन तंत्र करता है। और यही पूरी प्रोसेस जो है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये दो अलग अलग प्रकार से होती है, दो इसके अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन। एक कैसा होता है, वायवीय श्वसन, यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, O2 नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में अगर श्वसन की प्रक्रिया हो रही तो उसे हम कहेंगे अवायवीय श्वसन। तो ये मोस्टली कितने प्रकार का होता है, तो ये मोस्टली जो है दो प्रकार का होता है। एक वायवीय होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एक अवायवीय होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन से ऑर्गन जो है उसके अंदर होते हैं। तो सामान्य से एक चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो वायुमंडल में जो एयर होती है, ये वायुमंडल भैया हमारे सामने,
क्या है, वायुमंडल। इसमें जो गैसेस होती हैं उनको हम नाक के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो शरीर के अंदर ले जाते हैं तो सबसे पहले इसमें नास द्वार, जिसको हम नाक कहते हैं, वहां से सांस जाती है, हालांकि मुखगुहा के माध्यम से भी चली जाती है। फिर वो ग्रसनी में जाती हैं, कंठ यानी कि स्वर कोश में जाती हैं, फिर श्वास नली में जाती हैं। फिर ये आगे चलकर दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और दोनों जो लंग्स होते हैं यहाँ पर जुड़ जाती हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं ये मुख्य अंग होते हैं श्वसन तंत्र के, और इनकी जो बेसिक यूनिट होती है, आधारभूत इकाई होती है, वो होती है वायु कुपिका, जिसको हम एल्वुलाइज कहते हैं। और ये एल्वुलाइज क्या करती हैं कि जो वायुमंडल से जो वायु हमारे फेफड़ों तक आई उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेती है और रक्त के साथ मिला देती है, और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको खींच लेती है और रिटर्न कर देती है, जो हमारे श्वास नली है, हमारा नाक है, इसके माध्यम से वायुमंडल में भेज देती है। तो जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, बाहर निकाली जाती है। इसको ग्रहण किया जाता है और इसको जो है बाहर निकालने का काम किया जाता है। यही मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कि इसी को श्वसन कहते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस जो है दो अलग अलग भागों में कंडक्ट होती है, यानी कि जो श्वसन अंग होते हैं उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन, और एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। तो सबसे पहले दोस्तों हम बाह्य श्वसन के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया जो है इसमें होती हैं। पूरा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और डेफिनेशन के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो जो बाह्य श्वसन होता है दोस्तों वो किसे कहते हैं, तो ये होता है रुधिर और वायु के बीच में। कहां पर होता है, रुधिर यानी कि जो रक्त होता है, जो खून होता है, वहां से वायु के बीच में ऑक्सीजन O2 तथा CO2 का जो आदान प्रदान होता है वही बाह्य श्वसन कहलाता है। अब भैया ऑक्सीजन जो है वो जा रही है रक्त तक और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायुमंडल तक आ रही है। तो वायु और रक्त के बीच में जो आदान प्रदान होता है गैसों का, यानी कि ऑक्सीजन का और CO2 का, वही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। तो अगर इस चित्र को आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि रक्त जो है वो कहां पर आता है, यहां तक आ जाता है, मुखगुहा तक, नाक तक आ जाता है, यहाँ पर एडोन होता है, नहीं, रक्त आता है लंग्स तक, फेफड़ों तक। और यहाँ पर क्या होता है कि रक्त में से गैसें बाहर निकलती हैं और रक्त में गैसें मिलती हैं, और ये काम कौन करता है, वायु कुपिकाएं करती हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस यानी कि नाक से लेकर फेफड़ों तक की जो प्रक्रिया होती है वो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। उस पूरी प्रक्रिया को हम कहां पर रखते हैं, बाह्य श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक होती है हमारी नाक, फिर मुख गुहा, नाक के बाद कौन सा ऑर्गन होता है, मुख गुहा। फिर कौन सा ऑर्गन होता है, तो स्वर कोश या जिसको हम कहते हैं कंठ। उसके बाद कौन सा ऑर्गन होता है, तो श्वास नली होती है। कौन सी नली होती है, श्वास नली। और उसके बाद क्या होते हैं, फेफड़े। तो इन सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें जानना है कि कहां पर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, नाक से सांस क्यों लेनी चाहिए, मुख गुहा से क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम देखें बाह्य श्वसन के बारे में तो इसमें दो अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। एक प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास जो है इसमें दो अलग अलग प्रोसेस होती है, एक होता है निश्वसन और एक होता है उच्च श्वसन। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है, तो जब वायुमंडल से वायु या सारी जो गैसें लंग्स तक पहुंचती हैं तो उसको हम कहते हैं निश्वसन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन। और जब फेफड़ों से वायु जो है वायुमंडल तक पहुंचती है तो इसको क्या कहते हैं, हम उच्छ्वसन कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग प्रोसेस होती है, एक वायुमंडल से लंग्स तक जा रही है और एक वायु या गैसें जो हैं लंग्स से कहां तक जा रही हैं, वायुमंडल तक जा रही है, यानी कि नाक से हम बाहर कर देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या बनाती है, तो इसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस होती है। तो इसमें जब निश्वसन की प्रोसेस होती है तो हमारी पसलियां और स्टर्नम जो है
वो फेफड़ों को क्या करती हैं, अधिक आयतन प्रदान करने के लिए बाहर की ओर निकल जाती हैं, जिससे वायु जो है फेफड़ों के अंदर भर जाती है। और जब बाहर निकालनी होती है तो ये अंदर की ओर दब जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये वायु जो है नाक के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा जो है बाहर निकल जाती है। और इनके नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है ऊपर नीचे होता है। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, जब फेफड़े जो है फैलते हैं तो ये नीचे चला जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, एक मांसपेशी यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फेफड़ों को आकार प्रदान करने का काम करता है, या ये जो है श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेटरी जो रेट होती है उसको काउंट करता है या उसको बनाता है। तो 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 17 से 18 बार जो है सांस ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, यानी कि श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है पर मिनट 17 से 18 बार की जाती है। और इसको कंडक्ट करता है हमारे मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लिगेटा नामक पार्ट होता है वो। अब हम बात करते हैं नाक के बारे में कि नाक जो है उससे क्या होता है। तो जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, नाक जो है वो वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं जो निःश्वसन के माध्यम से शरीर के अंदर जाती हैं, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन होती है N2 78%, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और ये अक्रियाशील होती है, श्वसन में इसका कोई योगदान नहीं है। और उसके बाद कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन होती है 20.96%, या इसको 21% भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 0.04%, है ना, 0.04% या 0.4% होती है। और बाकी जो है अदर गैसेस होती हैं लगभग 1% या 1% के आसपास क्या होती है, अदर गैसेस होती है, जिसमें CO2 भी काउंट हो जाता है। तो ये सारी गैसेस जो है निःश्वसन के माध्यम से कहाँ जाती है, फेफड़ों तक जाती हैं। और उसके बाद जब बाहर निकलती है, यानी कि जो उच्च श्वसन होता है उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो 78% होती है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो 16 से 17% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, तो 4% मात्रा होती है। अदर गैसेस कितनी होती है, तो अदर गैसेस की मात्रा जो है 1% होती है। तो ये निःश्वसन में गैसों का मतलब संगठन होता है, और ये जो है उच्च श्वसन में गैसों का जो है संगठन होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बाकी की ऑक्सीजन कहाँ गई, ये 4% के आसपास ऑक्सीजन। तो ये 4% ऑक्सीजन जो होती है, ये एक जो श्वसन दर होती है उसमें फेफड़े की जो वायु कुपिका है वो इसमें से हटा के रक्त के अंदर क्या कर देती है, उसको मिश्रित कर देती है, रक्त के अंदर मिला देती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड 4% रक्त से हटाकर जो है वायुमंडल के लिए भेज देती है। तो ये अंतर होता है निःश्वसन और उच्च श्वसन में। अब इसमें नाक जो है वो पार्टिसिपेट करता है, मुख गुहा करते हैं, स्वर कोश करता है, श्वास नली करती है, और फेफड़े जो है ये सारे ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। नाक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं नाक का द्वार या नासा द्वार इसे कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक नासा द्वार होता है, एक जो है ऑल फैक्ट्री रीजन होता है, और एक जो है घ्राण क्षेत्र होता है। ये तीनों जो है नाक के पार्ट होते हैं, जैसे कि हम इसको A, B और C के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों A वाला जो पार्ट होता है वो वायुमंडल में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको रोकने का काम करता है। और यहाँ पर रोकने के लिए क्या होता है, तो ये जो नास द्वार वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे बाल होते हैं या रोम होते हैं, जो वायुमंडल में जितने भी मतलब अगर हम बात करें तो धूल के कण हैं या अशुद्ध पदार्थ हैं, प्रदूषित वायु हैं, तो उनको रोकने का काम करता है। बी वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। बी वाले पार्ट में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो श्लेष्मा नामक एक गाढ़े पदार्थ का स्त्रावण करती है। और ये पदार्थ का स्त्रावण क्यों किया जाता है, जब वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो या ठंडी होती है तब ये जो है श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, जिससे वायु जो है शुद्ध होकर शरीर के अंदर जाती है। और तीसरा जो रीजन होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं घ्राण क्षेत्र। और ये घ्राण क्षेत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और मस्तिष्क में गंध जो होती है उसका अनुभव होता है। तो मस्तिष्क के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है, तो ये सेरिब्रम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। और यहाँ पर
वायु में अगर आर्द्रता होती है तो उसको भी खत्म किया जाता है, यानी कि वायु को गर्म करने के बाद अंदर भेजा जाता है। और ये तीनों प्रोसेस नाक के पार्ट में कंप्लीट होती है। अगर आप डायरेक्टली मुख से सांस लेते हैं तो ना तो आपको गंध का अनुभव होगा, ना ही वायु की आर्द्रता खत्म होगी, और ना ही वायु में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा। उसके बाद वायु कहाँ चली जाती है, तो ग्रसनी के बाद जो है कंठ में चली जाती है। अब जो कंठ होता है उसे हम स्वर कोश भी कहते हैं। ये आवाज उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? आवाज उत्पन्न करने का काम करता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी साइज होती है। महिलाओं में ये जो है थोड़ा पतला होता है, पुरुषों में थोड़ा मोटा होता है। तो जिसके अंदर अगर स्वर कोश या कंठ पतला होता है तो उसमें क्या होता है, आवाज पतली होती है, और अगर ये मोटा होता है तो आवाज भी मोटी होती है। तो इसके ऊपर ही आवाज जो है वो डिसाइड होती है कि मोटी है, पतली है, कैसी है, वो स्वर कोश के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ से 2 नलियां होती है। एक जाती है पाचन तंत्र के लिए, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे हम कहते हैं ग्रास नली। और दूसरी जो नली होती है वो होती है श्वास नली। तो दोस्तों जो श्वास नली होती है इसकी जो साइज होती है वो होती है 7 से 8 सेंटीमीटर की। ये एक नली होती है, और जब ये नीचे चली जाती है तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। और इसके ऊपर कार्टिलेजेस के जो है कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बने होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको सिकोड़ने का और इसको फैलाने का काम जो है करते हैं, या इसको आकार प्रदान करने का काम करते हैं। उसके बाद जब ये श्वास नली यहाँ पर लंग्स में खुल जाती है तो लंग्स में वायु लेकर जाती है, और लंग्स की जो आधारभूत यानी कि बेसिक यूनिट होती है वो होती है वायु कुपिका। और वायु कुपिका क्या करती है, तो रक्त के अंदर जो CO2 होती है उसको निकाल लेती है और यहाँ पर भेज देती है। और क्या करती है, तो जो श्वास सॉरी जो रक्त होता है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करने का काम करती है। यानी कि वायु कुपिकाएं ही या फेफड़े ही रक्त को क्या करने का काम करते हैं, शुद्ध करते हैं। जैसे कि हमने हमारे जो सिस्टम है उसमें पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो हमने देखा था कि एक नली जिसको हम कहते हैं फफुंसी धमनी, वो अशुद्ध रक्त लेकर आती है लंग्स तक, और एक फफुंसी शिरा जो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध क्या है, तो जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो शुद्ध है। तो फेफड़े क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को एड ऑन कर रहे हैं। तो यही प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, ये प्रक्रिया जो है लंग्स के माध्यम से होती है, फेफड़ों के माध्यम से होती है। इसलिए हम किसको क्या कहते हैं, तो फेफड़े जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में भी हमने देखा था कि किडनी क्या करती है, तो किडनी रक्त के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उसको निकालने का, छानने का काम करती है। तो वो भी रक्त को शुद्ध करती हैं, ये भी रक्त को शुद्ध करते हैं, बट ये गैसी माध्यम से शुद्ध करते हैं, और वो जो है प्रोडक्ट जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनसे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो प्रक्रिया होती है बाह्य श्वसन में, ये तो पहली प्रक्रिया के बारे में हमने समझ लिया। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होता है गैसों का विनिमय, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है किसके बीच में, तो अब फेफड़े जो होते हैं वहां से लेकर रक्त के माध्यम से क्या होता है, कोशिकाओं तक जो है गैसों का, हालांकि कहीं कहीं पर इसको बाह्य श्वसन से अलग भी दिया जाता है, जो गैसों का विनिमय या परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो दोस्तों जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक जो है आदान प्रदान होता है, और वही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम कहते हैं गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो इस चित्र के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2 गैसें हैं मुख्य रूप से लंग्स के बाद, ना तो नाइट्रोजन का कोई यूटिलाइज है, ना अदर गैसेस का कोई यूटिलाइज है, बस यहाँ पर यूटिलाइज है तो केवल ऑक्सीजन का और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन दोनों गैसों का ही परिवहन करता है रक्त, और इनका जो परिवहन होता है किस प्रकार से होता है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो 98.5% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का वो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। वो किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का।
कितना 98.5%। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है, तो आरबीसी के अंदर होती है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन मोस्टली 98.5% कौन कर रहा है, आरबीसी कर रही है या हीमोग्लोबिन। ये कैसे, जैसे कि मान लो कि लंग्स के बाद बहुत सारी नलियां जा रही है शरीर के विभिन्न अंगों में, ये नली जा रही है, जैसे कि यहाँ हैंड में जा रही है, तो यहाँ पर एक सेल्स है, तो इस सेल्स तक लंग्स से ब्लड जा रहा है, तो इस ब्लड के माध्यम से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। और ब्लड आ रहा है तो ब्लड के माध्यम से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो ऑक्सीजन को कौन सा ब्लड ले जा रहा है, ब्लड का कौन सा पार्ट ले जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, हीमोग्लोबिन ले जा रहा है। उसके बाद जो 1.5% पार्ट बचता है ऑक्सीजन का, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो दोस्तों उस पार्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है वो करता है प्लाज्मा, कि 1.5% का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है 70% कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके माध्यम से, या बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है, जो रक्त के अंदर घुला होता है, और बाइकार्बोनेट के रूप में ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 23% इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करता है हीमोग्लोबिन। 23% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, और 7% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है प्लाज्मा के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है रक्त के अंदर। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी दोस्तों, एक तो श्वासोच्छ्वास जिसमें बहुत सारे ऑर्गन, नाक से लेकर श्वास नली, स्वरकोश और फेफड़े जिसमें निःश्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती है, और दूसरी जो प्रोसेस है बाह्य श्वसन में, वो होता है गैसों का परिवहन या गैसों का विनिमय, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये किस किस के माध्यम से होता है ये हमने देखा। अब दूसरी जो प्रोसेस होती है श्वसन की, या दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आंतरिक श्वसन। यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनाई, कैसे ली, ऑक्सीजन कहाँ पर दी, है ना, तो वो प्रोसेस अब हमें पढ़नी है। और वो कहां पर कंप्लीट होती है, श्वसन की पूरी प्रोसेस आंतरिक श्वसन में कंप्लीट होती है। तो शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक द्रव्य के बीच जो गैसीय विनिमय होता है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। यानी कि ब्लड से अब जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होती है उनके बीच में गैसों का जो विनिमय होता है उसी को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। इसमें इसको आंतरिक श्वसन को हम कोशिकी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, या सेल रेस्पिरेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो सेल रेस्पिरेशन होती है इसमें दो अलग अलग प्रोसेस होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस होती है और दूसरी जो प्रोसेस होती है कैप्स चक्र होती है। और इन्हीं दोनों प्रोसेस के फलस्वरूप जो है एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं इनर रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन जो इसको कहते हैं, या इसको सामान्यतम सेल रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे कि ब्लड की एक नली है, रक्त की एक नली, और वो आ रही है हमारी सेल्स के पास। तो ये एक सेल्स का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर कि रक्त जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को दे देगा, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको क्या करेगा, एड ऑन करेगा। तो सबसे पहले कोशिका के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। जैसे कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड या एक फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज के अणु होते हैं, है ना। तो ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, अब वो क्या होता है कि यहाँ पर टूटता है किसके माध्यम से, तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6 होता है, तो इसमें जब ऑक्सीजन एड ऑन होती है तो ये एक अणु जो है दो पायरुविक अम्ल में या पायरुविक अम्ल में टूट जाते हैं। तो यहाँ हमें एनर्जी नहीं मिलती है, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पायरुविक अम्ल के दो अणु बन रहे हैं, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद ये जो दो पायरुविक
अम्ल के अणु हैं ये कहां पर जाते हैं, तो ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है वहां पर का क्या होता है दोस्तों, तो ये जो दो पाइरुविक अम्ल के अणु होते हैं, पाइरुविक अम्ल के अणु या पाइरुविक अम्ल के अणु, इनसे क्या बनता है, तो यहां पर जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साथ में जो है एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ये कहां पर बनती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो टोटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, किसकी वजह से बनी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर समन्वय हुआ या दोनों ने आपस में क्रिया की। जब एक अणु ने क्रिया की तो पाइरुविक अम्ल के दो अणु बने और दो पाइरुविक अम्ल के अणु माइटोकॉन्ड्रिया में गए और यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप क्या क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बनी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है टोटली वो बनती है 38 एटीपी। कितनी ऊर्जा बनती है, एक अणु यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और उसमें से 2 एटीपी ऊर्जा ये पूरी प्रोसेस होने में कंज्यूम हो जाती है। इसलिए नेट अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकीय श्वसन में नेट एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 36 एटीपी ऊर्जा हमें यहाँ पर नेट मिलती है। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा मिल गई एक अणु से ग्लूकोज के 36 एटीपी नेट, शरीर के पास तो यही जा रही, 2 एटीपी तो इस पूरी प्रोसेस को करने में कंज्यूम हो गई। तो आपसे ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब इसको वापस से रक्त में मिला दिया जाता है, जो बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा के साथ में या हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कहाँ चला जाता है, तो लंग्स तक, और लंग्स इसको फिर रक्त से अलग करके क्या कर देते हैं, तो वो नाक के माध्यम से वायुमंडल में भेज देते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं श्वसन। अब दोस्तों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमने देखे कि ये हमारे लंग्स हैं। तो लंग्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है वायु कूपिकाएं, और इनका ही महत्वपूर्ण जो है कार्य होता है। अब ये वायु कूपिकाएं क्या होती हैं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की अगर स्थिति होती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण अगर होता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, या कोई व्यक्ति जो है धूम्रपान करता है, तो इस स्थिति में ये जो है खराब हो जाते हैं। धूम्रपान की स्थिति में अधिक प्रदूषण की वजह से, क्योंकि धूम्रपान जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो धुआं होता है उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन का टार जो होता है वायु कूपिकाओं में जम जाता है, जिसकी वजह से वायु कूपिकाएं काम करना बंद कर देती है और श्वसन जो है वो क्या होता है, बाधित होता है। तो अत्यधिक धूम्रपान करने से क्या होता है, तो वायु कूपिकाएं जो है वो क्लोज हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, और जिससे व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो जाती है या उसको कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, दमा, ऐसे रोग होने का रीजन भी धूम्रपान या अत्यधिक जो है प्रदूषण होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो श्वसन को नियंत्रण कौन करता है, तो इसको नियंत्रित करने का केंद्र जो होता है हमारे मस्तिष्क में होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। हीमोग्लोबिन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके मिलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन से 250 गुना जो है अधिक होती है। तो जब कभी कोई व्यक्ति बंद कमरे के अंदर धुआं कर देता है, तो जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ऑक्सीजन की जगह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के साथ मिल जाती है, घुल जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है, जिससे उस व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो प्रभावित होती है, एनर्जी नहीं बनती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं स्लीपिंग डेथ, या सोते सोते कोई व्यक्ति मर जाता है क्योंकि वो कमरे के अंदर जो है धुआं कर देता है, तो उसको स्लीपिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की है वहां से भी पूछे हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो फैक्ट्स के ऊपर, जो टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की वो आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे और जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल जाए।
दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट यूनिट 7 को करना चाहते हैं पूरा, तो आज का 19वां वीडियो है, पिछले 18 वीडियो और आने वाले वीडियो ये जो कोने में आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर मिल जाएंगे, तो अभी क्लिक करें और दूसरे वीडियो को देखने जाएं। आज का वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।